मैं कल साइप्रस आया था। मुझे बताया गया है कि 15 साल के बाद कोई विदेश मंत्री आए हैं। अब कहीं कभी कभी विलम्ब हो जाती है, पर इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश तो थी पिछले 2-3 साल से यहाँ आने की, पर आप जानते हैं कि कोविड के कारण कहीं भी आना जाना थोड़ा आजकल कठिन हो गया है। पर यहाँ आने का लक्ष्य जो था ये था कि अगर हम दुनिया में देखें कि हमारे सचमुच जो दोस्त देश जो हैं, अगर हम उनकी एक लिस्ट बनाएं तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साइप्रस का नंबर इसमें बहुत आगे आएगा। और जो दोस्त लोग जो होते हैं उनको कभी कभी याद भी करना होता है, कभी कभी याद भी दिलाना होता है। और जो विदेश मंत्री का जो आना जो है, इसकी अपनी अहमियत होती है कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली रह जाती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में हर चीज़ उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ती जो बढ़नी चाहिए। तो हर विज़िट का कुछ नतीजा निकलता है। तो मैं थोड़ा बहुत ये विज़िट जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कुछ चीज़ें जो भारत में हो रहा है इसमें आप लोगों को रुचि तो होगी, तो उसमें भी जो हमारी जो वहाँ जो देश की क्या हालात हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ साइप्रस के बारे में। कल जो है मेरी विदेश मंत्री मेरे काउंटर पार्ट जो हैं मिस्टर योहानिस कासुलिडिस, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। जो यहाँ के राष्ट्रपति आप जानते हैं कि देश के बाहर हैं, तो जो उनकी जगह जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं, जो इनके संसद के अध्यक्ष हैं, जो अनीता देमेत्रियू, उनसे भी मेरी भेंट हुई। और जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी आए थे। और बातचीत के अलावा हम लोगों ने तीन एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर की। एक था कि जो भारत और साइप्रस के बीच में रक्षा के विषयों में हम एक दूसरे की कैसे सहयोग करें, उस पर डिफेंस कोऑपरेशन का एक MOU था। दूसरा जो था कि मोबिलिटी, कि भारत से आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए दुनिया एक किस्म से वर्क प्लेस बन चुकी है, जो अपनी टैलेंट दिखाने के लिए, जो अपनी सर्विसेज बढ़ाने के लिए, जो कुछ लोग रोजगारी के लिए जो बाहर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि खासकर EU के जो सदस्य देश जो हैं उनके साथ अगर मोबिलिटी एग्रीमेंट किया जाए तो एक किस्म से लीगल मूवमेंट जो है और आसान हो जाता है। तो this migration, we call it migration and mobility agreement, and in last 3 years, 4 years, we have done with Portugal, we have done with France, we have just finished one with Germany. So we had yesterday concluded a declaration of intent, माने कि हम इस पे अभी नेगोशिएशन शुरू करेंगे। और मुझे विश्वास दिया भी गया था कि ये बहुत ही हाल में हो जाना चाहिए। और अगर ये हो जाएगा तो कम्युनिटी के लिए इसका बहुत लाभ होगा कि यहाँ जो हमारे देशवासी आएंगे उनका आना जाना जो है एक किस्म से सिस्टम इसको रेगुलराइज, रैशनलाइज करेगी और सिस्टम एक किस्म से और इंडिया फ्रेंडली होगी। और ये हम चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साइप्रस जैसा देश जहाँ सर्विसेज का इतना बड़ा योगदान है, इसमें अगर हमारे भारतीय मूल या भारतीय नागरिक आए तो इनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तीसरा एग्रीमेंट जो कल हम लोगों ने तय किया था, ये साइप्रस जो है
2015 में पेरिस में जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका मकसद ये था कि दुनिया में सोलर एनर्जी की एक किस्म से वकालत करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसके बारे में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फैलाएं। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस करीब अभी 100 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं, और साइप्रस ने भी कल ये निर्णय लिया, उसका भी उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो ये 3 कल अग्रीमेंट हुए थे, पर अग्रीमेंट एक किस्म से उदाहरण है या कि रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि साइप्रस के साथ कल जो मेरी बात हुई और आज भी उनके कुछ बिजनेस के लोग आए थे, हमारी दोपहर को मीटिंग हुई, शिपिंग मिनिस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर भी अलग से मिले थे। तो मुझे लगा कि यहाँ जो है ऐसे 6-7 अलग अलग विषय हैं जिसको हम अभी हम तुरंत आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर साइप्रस का हमारे लिए एक महत्व है, वो एक किस्म से फाइनेंशियल पाथवे है कि साइप्रस जो है वो दुनिया में 3 देश हैं जो FATF एक फाइनेंशियल प्रक्रिया है, जो FATF के अलावा 3 देश हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैटेगरी 1 में डालते हैं। ये है साइप्रस, मॉरिशस और UAE। और साइप्रस से जो इन्वेस्टमेंट जो आता है, कुल मिला के पिछले सालों में करीब $13 बिलियन का पूंजी निवेश हुआ है भारत में। तो हमारे लिए जब आप पढ़ते होंगे कि भारत में आजकल FDI की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो हमारे लिए जितने अनुकूल पाथवेज जो हों ताकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना जो है और आसान हो जाए, उसमें साइप्रस का योगदान जो है ये बहुत, इसका अपना महत्व है। दूसरा जो विषय जिसके बारे में आज हमारी बात हुई थी, ये शिपिंग में है। और मैं जानता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। और शिपिंग का ये है कि भारत की आजकल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों बढ़ रही हैं। तो दुनिया के व्यापार में अगर आप देखें कि भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, ये हमारा पिछले साल जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था। पहली बार हमने 400 बिलियन को पार किया था, 400 बिलियन का लिमिट जो है वो पार किया था। तो हम चाहते हैं कि शिपिंग का कोऑपरेशन जो है साइप्रस के साथ, इसको हम आगे ले जाएं। थोड़ी बहुत जो हमारी जो बात हुई थी वो IT सेक्टर और मोबिलिटी पे हुई थी, क्योंकि ये सर्विसेज इकोनॉमी है। हम भी चाहते हैं कि भारतीय नागरिक जो हैं उनको दुनिया में जितना अपॉर्चुनिटी मिले वो उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो ये IT और सर्विसेज पे बात हुई। और हमारी जो राजनीतिक विषयों में जो कोऑपरेशन जो है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये बहुत मैं कहूँगा ये पारंपरिक है कि सालों से पिछले, क्योंकि ये साल जो है ये हमारा जो है रिश्तों, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने जो है 1961 में किया था। सो 60th एनिवर्सरी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस साल हो रहा है। तो ये 60 साल में हमारे राजनीतिक रिश्ते जो हैं ये बहुत विश्वसनीय हैं। और जहाँ भी हम कहीं इलेक्शन लड़ते हैं या कोई मुद्दा होता है, जहाँ UN में हो या यूरोपियन यूनियन में हो, नॉर्मली जो है साइप्रस हमारा साथ देता है। और हमारे अगर कुछ वहाँ आपस में इस इशू पे कोई बातचीत हो तो आमतौर पे साइप्रस जो है भारत का पक्ष लेता है। तो हम लोग हमारी बातचीत में
ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे भी हमने बहुत बल दिया। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत आजकल, भारत के हित, भारत का प्रभाव, भारत का पहचान, ये जो है दुनिया में बढ़ रहा है, और ये जो है आप इस रीजन में भी देखेंगे। ये आज तो मैं साइप्रस में ये आपको बता रहा हूँ, पर यही चीज़ अगर आप हमारे रिश्ते ग्रीस के साथ देखें, या इटली के साथ देखें, या पोर्चुगल के साथ देखें, या इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे भारत। तो पूरे मेडिटेरेनियन में आजकल जो है भारत की जो मैं कहूँगा एक किस्म से भारत की पॉलिटिकल प्रेजेंस और इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ये बढ़ रही है। और इसमें साइप्रस जैसे दोस्त देश का इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हर देश चाहेगा कि किसी भी रीजन में कुछ ऐसे बहुत रिलायबल फ्रेंड्स और पार्टनर्स हों जिस पे हम विश्वास कर सकें, जिस पे हम निर्भर कर सकें, और उनको एक किस्म से फाउंडेशन बना के पूरे रीजन की हम प्लानिंग बनाएं। तो ये मोटा मोटा मैंने सोचा कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध जो हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा इस पे समझाऊं, और आपको मेरे इस यात्रा के बारे में भी बताऊं। तो मुझे थोड़ा बहुत अब भारत के बारे में कुछ कहने दीजिए, क्योंकि मैं वहीं से मैं आया हूं, और मुझे पता है कि जो हमारी समुदाय जो देश के बाहर है उनका ध्यान हर वक्त भारत में ही होता है। और आजकल हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि पहली खबर जो है आप घर की खबर ही देखेंगे। और ये परिवर्तन, क्योंकि जब पहली बार जब हम लोग बाहर गए थे, और ये करीब 45 साल पहले बाहर गए थे, उस समय जब तक हमारे न्यूज़पेपर्स नहीं आते थे, और वो हफ्ते में एक बार आते थे, तो घर में भी क्या हो रहा नहीं हो रहा ये पता कराना इतना आसान नहीं था। तो मुझे पता है आपको ज़्यादातर ज्ञान तो होगा कि भारत में हो क्या रहा है, पर तब भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले सालों में जो बड़ी चुनौतियाँ जो दुनिया ने देखी है, वो चुनौतियाँ भारत को भी सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो कोविड की चुनौती थी, कि कोविड एक किस्म से हर देश के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, और किस तरीके से हर देश इसको उन्होंने सामना किया वो अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस समय जो कोविड के बीच में थे, ये कहना बहुत आसान था कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इनकी नीति ठीक थी, उनकी ठीक नहीं थी, पर अब कुछ समय बाद अब दिखाई दे रहा है कि वो कौन से देश थे जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, जिनके हेल्थ सिस्टम ने जल्दी से वो ऐसी प्रक्रिया खड़ी की कि जो कोविड का जो ट्रीटमेंट जो था, कोविड के सेंटर्स जो थे, कोविड की दवाइयाँ जो थी, जो कोविड के लिए मास्क और वेंटिलेटर्स और मेडिसिन का प्रोडक्शन जो था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से अगर कुछ चुने हुए देश जो हैं जिन्होंने अपना तो देखा ही, पर दुनिया का भी जहाँ उनको मदद करने का अवसर मिला, तो उन्होंने माने खुले दिल से उन्होंने दुनिया की मदद की, और हम उनमें से एक देश हैं। और मैं कहूँगा मंत्री के रूप में नहीं, हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 140 देश से ज़्यादा हमने दवाएं दी, और 100 देश से ज़्यादा हमने वैक्सीन्स दी, और ऐसे देशों को वैक्सीन दी, और बहुत सारे वैक्सीन जो है हमने मुफ्त में दिया था। ऐसे देशों को हमने दिया जिनको दुनिया ने उस समय, दुनिया के मन में नहीं था वो देश। वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि वैक्सीन जो हैं वो विकसित देशों को पहले मिला था, विकासशील देश ज़्यादातर पीछे रह गए थे। और अगर एक देश ने अपने माने अकेला उस सिचुएशन को एक किस्म से संभालने की कोशिश की, तो
मैं कह सकता हूँ कि भारत ये एक देश था। तो कोविड की चुनौती जो है हमने हमें लगता है कि जो पिछले 3 साल जो है हम उसको संभाल पाए। भारत में 2 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं और अब बहुत लोगों को बूस्टर शॉट भी मिल रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो खबर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि अब फिर से थोड़ी सी चिंता शुरू हो गई है कोविड के बारे में। अब देखते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में जो करना है मोदी सरकार जो है जैसे पहले भी कर पाई थी वो चुनौती का बिल्कुल दृढ़ता के साथ, सफलता के साथ वो सामना कर सकती है। दूसरी चुनौती जो है कोविड के कारण हर जगह, हर देश में, और ये आपने साइप्रस में भी देखा होगा कि इसका जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा है। हर ऐसा एक देश नहीं है दुनिया में जिसकी इकोनॉमी में गिरावट नहीं हुआ है, जहाँ रोजगारी पे इसका प्रभाव नहीं है, जहाँ अलग। तो हेल्थ के अलावा जो इसका इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ है ये बहुत दुनिया के लिए ये बहुत एक कठिन चुनौती है, और इसका कोई ऐसा सुझाव नहीं है जो तुरंत हो या जो जल्दी में हो। तो ये अभी जो है दुनिया, मैं कह सकता हूँ, एक रिकवरी पाथ पर है, और रिकवरी पाथ में बहुत सारे देश हैं जिनका जीडीपी जो है कोविड के पहले अगर आप कंपेयर करें तो उनका जीडीपी काफ़ी गिर गया है, उनके ग्रोथ रेट्स भी बहुत गिरे हैं, बहुत स्लो डाउन हुए हैं। और उनमें से बड़े इकोनॉमी में से भारत एक देश है जो अभी भी हमारी अपेक्षा है कि इस साल हमें 6.5 और 7% के बीच में हम ग्रोथ रेट देख पाएंगे। और इसका कारण है कि इन 3 सालों में जब ज़्यादातर दुनिया एक किस्म से रिएक्टिव पोस्चर में थी, बहुत सारे देशों ने, अब कुछ लोगों ने ये टर्म सुना होगा क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो विकसित देश जो हैं उन्होंने पैसा और छापा, उन्होंने एक किस्म से उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो थी वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कोविड के कारण इकोनॉमी को बढ़ाने रखने के लिए बहुत इजी क्रेडिट पॉलिसीज़ थी। अब ये टाइट हो रहा है और इसका दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। अब भारत एक देश था जिन्होंने ये करने के बजाय इन 3 सालों में हमने बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की और अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म्स की कि हमारी जो बैंकिंग जो है उसको हमने क्लीन अप किया, क्रेडिट पॉलिसीज़ बदली, जो हमारे बिजनेसेस खासकर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो थे, सर्विस सेक्टर जो था, उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसा सपोर्ट हमने दिया। और लेबर रिफॉर्म्स की, एजुकेशन रिफॉर्म्स की, आप कुछ लोग जानते होंगे कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई है पिछले साल। तो बाकी लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे थे, हम रिफॉर्म कर रहे थे। और इस रिफॉर्म के कारण अगर हम अभी 6.5 और 7% ग्रोथ रेट की बात करें, ये इतना आसान नहीं है, ये अपने आप नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि इन 3 सालों में हमने जो रिफॉर्म जो करना चाहिए था दूरदृष्टि के साथ